अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। थैंक यू सो मच, आपने जो भी मुझे कमेंट लिखे मुझे पढ़ के बड़ी खुशी होती है हर दफ़ा। और प्लीज़ आप ज़रूर मुझे कमेंट लिखिएगा। अच्छा, हम एमसीक्यूज़ कर रहे थे तो मैंने जितने भी मेरे पास प्रीवियस मैंने देखे न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही थी ना, तो वो अब पुराने तो सब खत्म हो गए। अब जो नए आ रहे हैं मतलब वो तो हर वीक एक आता है। तो मतलब मैं 5 करती हूँ ना, तो 5 वीक्स इंतज़ार करना होगा। या तो मैं किसी और बुक में से आपको एमसीक्यूज़ पिक कर लूँगी, लेकिन मुझे बहुत अच्छा केस मिल गया था, बहुत कॉमन भी है वो, तो मैंने कहा कि वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ, ठीक है। उसके भी एमसीक्यूज़ मैं, बल्कि जो भी केस है ना उसके एमसीक्यूज़ भी नेक्स्ट टाइम डिस्कस करूँगी, ठीक है। अच्छा, ये केस देख लेते हैं हम। 48-year-old woman is brought to the emergency department complaining of a sudden onset of dyspnea while working in her kitchen. Her heart started racing and she felt she would faint. She denies chest pain or cough. She underwent cholecystectomy 2 weeks back that was complicated by a wound infection. Her hospital stay was prolonged for 8 days. She was discharged with clean healing wound with paracetamol as needed. ठीक है। तो 48-year-old वुमन है, इमरजेंसी में आई है और एकदम से उसको डिस्निया बहुत सीवियर होने लगा जब वो अपने किचन में थी। और बहुत ज़्यादा उसको पैल्पिटेशन, हार्ट रेट उसका तेज़ हो गया और उसको लगा कि वो फेंट हो जाएगी मतलब। तो कोई चेस्ट पेन नहीं है, कॉफ भी उसको नहीं हुई। कोलिसिस्टेक्टमी की 2 वीक बैक हिस्ट्री है, उसमें वूंड इन्फेक्शन हो गया था तो हॉस्पिटल स्टे प्रोलॉन्ग हो गया, लेकिन बिल्कुल क्लीन वूंड के साथ उसको डिस्चार्ज किया और सिर्फ वो पैरासिटामोल ही एसओएस ले रही है। ऑन एग्जामिनेशन हर रेस्पिरेटरी रेट वॉज 28 पर मिनट, यानी कि बढ़ा हुआ है। O2 सैचुरेशन 84% कम हुई हुई है। ब्लड प्रेशर 118/89 millimeter of mercury. She appeared uncomfortable and diaphoretic. Her oral mucosa was slightly cyanotic. JVP was elevated and chest is scared to auscultation. She had tachycardia, regular rhythm with a loud second heart sound without gallop or murmur. Her abdominal examination shows a clean incision site without infection. Her right leg is moderately swollen from her mid-thigh to foot, mildly tender on palpation. तो ये बहुत ही क्लासिक किस्म का आपको उन्होंने केस बताया है कि आप डायग्नोज कर लें उसको, ठीक है ना। तो क्या मतलब है कि डीवीटी भी हुई भी और सडन ऑनसेट ऑफ डिस्निया है तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो क्या होगा, ठीक है। Her laboratory test shows normal cardiac enzymes, normal chest X-ray, normal ECG with tachycardia only. तो बस उसके कार्डियक एंजाइम भी सही है, भाई हो सकता है उसको हार्ट अटैक हो गया हो, एमआई हो गया और नॉर्मल चेस्ट एक्सरे ईसीजी भी सही है। तो अब उन्होंने पूछा व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस, ठीक है। पक्की एक डायग्नोसिस तो बन रही है ना आपकी। व्हाट इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट डायग्नोस्टिक स्टेप, एंड नंबर 3 व्हाट आर द कॉमन रिस्क फैक्टर्स फॉर दिस कंडीशन, ठीक है। तो डायग्नोसिस मोस्ट लाइकली तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो गया, क्योंकि उसको डीवीटी उन्होंने बताई हुई है, प्रोलॉन्ग उसका हॉस्पिटल स्टे था, इमोबिलाइजेशन थी, सर्जरी की हिस्ट्री है, तो रिस्क फैक्टर्स पूरे हो रहे हैं, ठीक है ना। और बाकी चेस्ट एक्सरे अगर नॉर्मल आ जाए और पेशेंट को सीवियर डिस्निया हो रहा हो, कुछ भी नहीं हो उसमें, तो बहुत सस्पिशन होता है पल्मोनरी एम्बोलिज्म का, मतलब होना चाहिए, ठीक है। रीसेंट सर्जरी एंड हॉस्पिटलाइजेशन, अब क्यों इसमें आप ये डायग्नोसिस बना रहे हैं। रीसेंट सर्जरी एंड हॉस्पिटलाइजेशन की हिस्ट्री है, एक्यूट ऑनसेट ऑफ डिस्निया है, टेकेपनिया, टेकिकार्डिया, नाइपोक्सीन है, 84% उसकी O2 सैचुरेशन है, elevated JVP and accentuated pulmonic component suggestive of elevated pulmonary pressures, a clear chest radiograph. अब ये सब चीज़ें भी हो रही हैं और चेस्ट रेडियोग्राफ में कुछ भी नहीं है, तो फिर तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म बहुत ज़्यादा सस्पिशियस है। अच्छा, फिर उसके बाद 2 उन्होंने पूछा है मोस्ट अप्रोप्रिएट डायग्नोस्टिक स्टेप आप क्या लेंगे। चेस्ट सीटी पल्मोनरी एंजियोग्राफी यानी CTPA या CTA विद इंट्रावीनस कंट्रास्ट और VQ वेंटिलेशन परफ्यूजन स्कैन, ये इन 2 चीज़ों में से आप कोई सा एक करवा लें, ठीक है। तो मतलब ये डायग्नोस्टिक होता है।
आंसर 3 का है। कॉमन रिस्क फैक्टर्स पूछे हैं तो रिसेंट सर्जरी, इमोबिलाइजेशन, मैलिग्नेंसी, प्रेगनेंसी, सर्टेन मेडिकेशंस, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, जेनेटिक फैक्टर्स, थ्रोम्बोफीलिया। थ्रोम्बोफीलिया भी हम देख लेंगे, मतलब टेंडेंसी ऑफ ब्लड टू क्लॉट, और ये इनहेरिटेड होता है, ठीक है। तो बहुत सारे थ्रोम्बोटिक फैक्टर्स हैं, उनकी वजह से ये हो सकता है, तो वो उसको हम देखते हैं आगे। Considerations: pulmonary embolism is a difficult diagnosis to establish because of the non-specificity of the presenting signs and symptoms and the probabilistic nature of the most common non-invasive diagnostic test. मतलब जो नॉन डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं उनकी कोई स्पेसिफिसिटी नहीं है, तो बड़ा मुश्किल होता है इसको फिर डायग्नोज करना। इन पेशेंट विद सस्पेक्टेड पल्मोनरी एम्बोलिज्म, इनिशियल ट्रीटमेंट इज सपोर्टिव टू मेंटेन एडिक्वेट ऑक्सीजनेशन एंड हीमोडायनामिक स्टेबिलिटी while efforts are undertaken to diagnose the cause of the patient's symptoms. ठीक है। Often a series of diagnostic tests is necessary to determine the likely diagnosis. A specific treatment of pulmonary embolism may include thrombolysis or surgical embolectomy for unstable patients and initiation of anticoagulation as a long-term measure to prevent recurrence. अपना क्लिनिकल अप्रोच इसमें आपकी क्या होनी चाहिए। अब देखें हमेशा अब जैसे इसको चेस्ट पेन नहीं था, ठीक है, कॉफ भी नहीं है, लेकिन चेस्ट पेन भी हो सकता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म में कॉफ भी हो सकती है। तो लेकिन मोस्ट कॉमन जो सिम्टम है ना वो डिस्निया ही होता है, ठीक है। विदाउट चेस्ट पेन डिस्निया, तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर अगर एमआई के साथ हो रहा है तो उसमें भी हो सकता है। तो आप एमआई को आप रखेंगे ना डिफरेंशियल में, ज़ाहिरी बात है उसको आपको एक्सक्लूड करने की ज़रूरत है। तो ईसीजी तो आपने हर हाल में कराना ही है, तो उसमें आपने एक्सक्लूड कर दिया कि भाई कोई एसटी एलिवेशन नहीं है, फिर ट्रोपोनिन वगैरह है, कार्डिक एंजाइम करा लिए, उसको आपने एक्सक्लूड कर दिया। चेस्ट एक्सरे जो है मतलब अगर कोई और वजह हो, जैसे न्यूमोनिया हो, उसका टिकेपनिया हो रहा है, या फीवर भी है उसके साथ, उसके अलग सिम्टम्स होंगे और आपको फिर उसमें कंसल्टेशन नज़र आ जाएगी, तो मतलब जो एक्सरे है उसमें फिर एक्सक्लूड दूसरी चीज़ें अगर हो तो वो आपको नज़र आ जाएंगी, ठीक है ना। लेकिन अगर कुछ भी नहीं नज़र आ रहा है और डिस्निया ही सिर्फ हो रहा है, तो फिर पल्मोनरी एम्बोलिज्म काफ़ी उसकी सस्पेशन होती है। तो एपिडेमियोलॉजी में देखें, डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट ऑफ पल्मोनरी एम्बोलिज्म रिक्वायर्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ क्लिनिकल सस्पिशन एंड अप्रोप्रिएट यूज ऑफ डायग्नोस्टिक टूल्स। तो सबसे पहले तो सस्पिशन होने चाहिए ना, मतलब आपको पता होना चाहिए कब आपको सस्पेक्ट करना है। Pulmonary emboli usually arise from deep venous thrombosis and occasionally from less common source including air, fat, amniotic fluid और tumor thrombus। तो मतलब वैसे तो डीवीटी से ही लेग से आ रहे होते हैं ज़्यादातर, लेकिन ये कि एयर एम्बोलिज्म भी हो सकता है, फैट भी हो सकता है, amniotic fluid, ट्यूमर थ्रोम्बोसिस, क्योंकि ट्यूमर के जो सेल्स होते हैं ना प्रोथ्रोम्बोटिक होते हैं वो, और वो ऐसे थ्रोम्बिन को इंक्रीज करते हैं। विच शॉज ट्राइड, ये क्या होता है, 3 factors predisposed to venous thrombosis as postulated by Rudolf Virchow, उसके नाम के ऊपर रखा गया है। नंबर 1 local trauma to the vessel wall, नंबर 2 state of hypercoagulability, नंबर 3 venous stasis। इन तीनों में चीज़ों में से कोई चीज़ भी होगी ना तो वो थ्रोम्बोसिस को प्रोवोक करती है। ट्रॉमा हो गया वेसल वॉल में, एंडोथीलियल लाइनिंग जो है वो रफ हो गई, तो जो स्मूथ एंडोथीलियल लाइनिंग होती है ना वो प्रोस्टासाइक्लिन बनाती है, और प्रोस्टासाइक्लिन जो है रिपेल करता है प्लेटलेट्स को। लेकिन जैसे ही वहाँ पे इंजरी होती है तो ये लेयर जो है वो प्रोस्टासाइक्लिन ये ख़त्म हो जाती है, और फिर जो है प्लेटलेट वहाँ से ना वो निकलने लगता है, प्लेटलेट बनाने लगते हैं, थ्रोम्बोक्सिन A2 और सेरोटोनिन, और ये सब जो है ना वेजोकंस्ट्रिक्टर होते हैं, प्लेटलेट को फिर एडिशन बनने लगते हैं उसके उधर, तो इसलिए थ्रोम्बस हो जाएगा। स्टेट ऑफ हाइपरकोagulability मतलब ये कि अगर ज़्यादा इंक्रीज कोagulability हुई भी है तो उससे भी हो जाएगा। ये वीनस स्टेसिस है एक जगह पे तो भी हो जाएगा। जेनेटिक प्रिडिस्पोजिशन ऑफ हाइपर
कोएगुलेबिलिटी अकाउंट फॉर 20% ऑफ द पल्मोनरी एम्बोलिज्म, यानी 80% जो हैं वो तो नॉन जेनेटिक होते हैं ना, तो जेनेटिक, लेकिन हमें क्या पता कि कौन सा हो रहा है, तो वो हमने तो उसको फिर करना है ना, उसको इन्वेस्टिगेट तो करना है ना। 20% तो होता है ये जेनेटिक। द मोस्ट कॉमन इनहेरिटेड conditions are factor 5 latent mutation and the prothrombin gene mutation. Malignancy is also a predisposing condition. Surgery and prolonged immobilization up to 1 month post-operatively is also predisposed to deep venous thrombosis. ठीक है, तो इसको ये फिजियोलॉजी है उसकी कि जैसे ही रैग्ड होती हैं मार्जिन्स इंजरी की वजह से, तो वो थ्रोम्बोसिस का प्रोसेस दोनों तरीकों से, यानी कि इंट्रिंसिक पाथवे से भी एक्सट्रिंसिक से भी इनिशिएट हो जाता है। अच्छा, पैथोफिजियोलॉजी क्या है? व्हेन द venous thrombi dislodge from their site of formation, they may embolize to pulmonary artery causing pulmonary embolism. The deep proximal lower extremity veins are most common site of clot formation, although thrombosis in pelvic, calf and upper extremity veins may also embolize. तो मतलब ये नहीं समझना चाहिए कि अपर लिम्ब में अगर थ्रोम्बोसिस हुई है तो वहां से नहीं जाएगा, लेकिन मोस्ट कॉमन जो है प्रॉक्सिमल लोअर एक्सट्रीमिटी से ही होता है, लेकिन काफ की जो है वो उधर से भी आराम से जा सकती है एम्बुलस। Emboli to the pulmonary artery cause vascular obstruction and release of vasoactive agents such as serotonin, thereby elevating pulmonary vascular resistance. ठीक है, तो वो ब्लॉक कर देगा, रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी पल्मोनरी वेसल की। Okay. The resulting increase in alveolar dead space and subsequent redistribution of blood flow create areas of ventilation perfusion mismatch या VQ mismatch and impair gas exchange. Reflex bronchoconstriction increases airway resistance. This cascade can result in pulmonary edema, hemorrhage or loss of surfactant, further decreasing lung compliance. अब देखें, अब ये समझ लें कि ना ये वेंटिलेशन परफ्यूजन क्या होता है, वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच जो हम कह रहे हैं ना। अब उसके लिए ना आपको ये समझने की ज़रूरत है कि जब जो एल्व्यूलस होता है ना, जैसे आप ये देख लें कि एल्व्यूलस अगर है, तो जो एल्व्यूलस की अंदर की लाइनिंग है, अंदर से अगर आप देखें तो सबसे पहले ना सर्फेक्टेंट की लाइनिंग होती है, और सर्फेक्टेंट जो है वो पल्मोनरी मतलब एल्व्यूलर एपिथेलियल टाइप 2 न्यूमोसाइट्स वही बनाते हैं। तो पहले सर्फेक्टेंट है, फिर एपिथेलियल लाइनिंग है एल्व्यूलाई की, फिर उसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन है, फिर उसके बाद क्या है, एंडोथीलियल लाइनिंग है पल्मोनरी कैपिलरी की, और फिर उसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन है। तो एल्वियोलर और पल्मोनरी कैपिलरी को मिला के जो है ना वो क्या बन रहा है, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन बन रही है। उधर से डिफ्यूजन होता है ऑक्सीजन का मतलब एल्वियोलस से और पल्मोनरी कैपिलरी में, और कार्बन डाइऑक्साइड का अपोजिट डायरेक्शन है कि वो एल्वियोलस में आ जाए। तो आप ये देखें, अगर एल्वियोलस कोलैप्स है तो एयर नहीं आ सकती उसमें, तो डिफ्यूजन कहाँ से होगा? और अगर एयर आ गई उसमें, वो कोलैप्स नहीं है, बिल्कुल ठीक है, तो उसकी सराउंडिंग अगर पल्मोनरी कैपिलरी वो ही बंद है, तो फिर कहाँ से होगा डिफ्यूजन? एयर तो थी उधर, लेकिन ये कि वो डिफ्यूज नहीं हुई। ठीक है, तो इसको जो है ना हम कहते हैं फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस। एनाटॉमिकल डेड स्पेस क्या होता है? जो हम एयर इनहेल करते हैं, जो हमारा रेस्पिरेटरी पैसेज है ऊपर नेजोफेरिंग्स, और फिर उसके बाद ट्रैकिया, और फिर मेन ब्रोंकाई, फिर छोटे ब्रोंक्यूल, तो वहां पे तो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन नहीं है, वो इस पर्पस के लिए नहीं है, वो सिर्फ कंडक्शन के लिए। जहां टर्मिनल ब्रोंक्यूल आते हैं, टर्मिनल ब्रोंक्यूल, फिर उसके बाद आता है एल्वियोलर डक्ट, और फिर एल्वियोलर डक्ट के बाद वो ओपन होता है एल्वियोलस में या एल्वियोलर सैक। ठीक है, तो टर्मिनल ब्रोंक्यूल, एल्वियोलर डक्ट और एल्वियोलाई, वहां पे होती है रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। ठीक है, बाकी कंडक्शन के लिए है सिर्फ। तो उस जोन को हम कहते हैं एनाटॉमिक डेड स्पेस। वहां पे डिफ्यूजन नहीं हो रहा है, एनाटॉमिक डेड स्पेस है, होता ही नहीं वहां पे, तो आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। लेकिन जो जिस जगह पे डिफ्यूजन होना है, यानी कि जो रेस्पिरेटरी जोन है ना,
वहाँ पे अगर कोई ख़राबी हो जाए, पैथोलॉजी हो जाए, या तो एल्वियोलस कोलैप्स हो गया या फिर उसकी पल्मोनरी सराउंडिंग जो कैपिलरी थी वो बंद हो गई, तो दोनों सूरतों में डिफ्यूजन ज़ीरो हो जाएगा ना। तो इसको कहते हैं वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच। मिसमैच से मतलब ये है कि जो एल्वियोलाई खुले में हैं उनकी पल्मोनरी कैपिलरी बंद है, और जो एल्वियोलाई कोलैप्स हैं उनकी पल्मोनरी कैपिलरी खुली हुई है। तो मतलब दोनों सूरतों में डिफ्यूजन ज़ीरो हो जाएगा। समझ में आया? तो इसलिए इसका स्कैन जो है ना वो डायग्नोस्टिक होता है। उसमें आप देख लें, मतलब ये कि एल्वियोलस जो है वो पेटेंट है, लेकिन जो सराउंडिंग कैपिलरी है वो बंद है, तो फिर दिस इज डायग्नोस्टिक। वीक्यू मिसमैच आ रहा है इसमें, ठीक है। तो दिस कैस्केड कैन रिजल्ट इन पल्मोनरी एडीमा, हेमोरेज और लॉस ऑफ सर्फेक्टेंट, फर्दर डिक्रीजिंग लंग कंप्लायंस। अब सर्फेक्टेंट वहीं से तो बन रहा था, मतलब एल्वियोलर कैपिलरी से तो बन रहा था, और वो जो है वो अगर नहीं है वहाँ पे, तो उसका जो क्या करता है वो, मतलब सरफेस टेंशन को रिड्यूस करता है ना। तो सरफेस टेंशन रिड्यूस नहीं होगा तो वो और कोलैप्स हो जाएंगे, तो लंग कंप्लायंस कम हो जाएगी। एज पल्मोनरी वेस्कुलर रेजिस्टेंस इंक्रीजेज, राइट हार्ट टेंशन राइजेज। अब इसमें मसला क्या होता है, हमेशा राइट हार्ट फेलियर हो रहा होता है ना, इसी वजह से, रिजल्टिंग इन डायलेशन एंड डिसफंक्शन दैट अल्टीमेटली में इम्पेयर लेफ्ट हार्ट फंक्शन। मतलब अल्टीमेटली तो फिर वो लेफ्ट हार्ट फेलियर भी कर देगा। प्रोग्रेसिव राइट हार्ट फेलियर इज द यूजुअल कॉज ऑफ डेथ फ्रॉम पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ठीक है। तो जाहिर है कि पल्मोनरी आर्टरी जो है राइट वेंट्रिकल से तो आ रही है, वो ओरिजिनेट हो रही है। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन फिर क्या होगी? फिजिकल प्रेजेंटेशन देखें, पल्मोनरी एम्बोलिज्म कैन ऑफ्टन मिमिक अदर कार्डियोपल्मोनरी डिजीजेस, मेकिंग द डायग्नोसिस चैलेंजिंग। Acute onset of dyspnea is the most common symptom of pulmonary embolism. Tachypnea is the most frequent observed sign. तो most frequent observed sign जो है ना tachypnea होता है। Severe dyspnea accompanied by syncope, hypotension और cyanosis में indicate massive pulmonary embolism. अब जैसे इस पेशेंट को उन्होंने बताया ना, उसको लगा कि वो फेंट हो जाएगी, लेकिन वो हुई नहीं फेंट। तो फेंट हो भी सकते हैं, सिंकोपी हो गया, हाइपोटेंशन, साइनोसिस, तो उसमें तो मासिव अगर पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो रहा होगा तो ये चीजें होंगी। वेराज प्लूरिटिक पेन, अब देखें इसको पेन नहीं हो रहा है, क्योंकि प्लूरिटिक पेन, कॉफ और हिमोप्टिसिस में सजेस्ट अ स्मॉलर मोर पेरिफेरल एम्बोलस कॉजिंग इन्फार्क्शन ऑफ द लंग टिश्यू। जब इन्फार्क्शन होगा तो उससे उसको पेन होगा, ठीक है। तो अगर चेस्ट पेन हो रहा है, कॉफ और हिमोप्टिसिस हो रही है, तो वो स्मॉल और मोर पेरिफेरल एम्बोलस की वजह से होता है। और अगर मासिव है तो फिर तो सिंकोपी, हाइपोटेंशन यानी कि हीमोडायनेमिक इंस्टेबिलिटी हो जाएगी। सही है। फिजिकल एग्जामिनेशन में आपको क्या मिलेगा? क्लासिक साइन इंक्लूड टेकिकार्डिया। अब ये सबसे कॉमन और सबसे मतलब ये कि चीज़ है जो आपको मिल रही होती है पल्मोनरी एम्बोलिज्म में, टेकिकार्डिया, कुछ नहीं होता। एंड साइंस ऑफ राइट वेंट्रिकुलर डिसफंक्शन, अगर वो हो रहा है, हो सकता ना हो, इंक्लूडिंग इंक्रीज जुगुलर वीनस प्रेशर। इसका भी जेवीपी रेस था, लेकिन कोई इसको क्रेपिटेशन वगैरह यानी कि चेस्ट इसका क्लियर था। एक्सेंचुएटेड पल्मोनरी component of the second heart sound and systolic murmur that increases with inspiration, मतलब systolic murmur जो inspiration से increase हो जाए। Findings suggestive of DVT include pain, swelling and erythema of the lower extremity, particularly the back of the leg below the knee। तो मतलब अगर आप सस्पेक्ट कर रहे हैं किसी को पल्मोनरी एम्बोलिज्म, तो फौरन उसके पैरों का जायजा लेना, फौरन आप डीवीटी के लिए देखें। पेन, स्वेलिंग, एराइदीमा तो नहीं है, हो सकता है पेशेंट को एराइदीमा वगैरह ना हो, सिर्फ जो है उसको पेन हो, ठीक है। तो बैक ऑफ द लेग उसको आप देखें। अब फिर आप क्या कराएंगे? डी डायमंड नॉन इन्वेजिव टेस्ट जो है ना, डी डायमंड टेस्ट है। द मोस्ट यूजफुल नॉन इमेजिंग टेस्ट इज द डी डायमंड by ELISA. It is elevated more than 500 nanogram per ml in more than 95% of the patients with pulmonary embolism. अब देखें, more than 95% पेशेंट में होता है, हालांकि ये
और क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है, जाहिर है कि ब्रेक डाउन ऑफ फिब्रिन एंड थ्रोम्बोलिसिस। अब एक दफ़ा थ्रोम्बोसिस अगर हो रही है तो फिर थ्रोम्बोलिसिस भी तो शुरू हो जाएगी। Although D-dimer has a negative predictive value and thus it is useful in excluding pulmonary embolism, one should keep in mind that it lacks specificity if pre-test probability is low. मतलब ये कि स्पेसिफिक नहीं है ना उसके लिए। अब क्यों स्पेसिफिक नहीं है, क्योंकि मायोकार्डियल इंफार्क्शन में भी बड़ा हुआ मिल सकता है, एलिवेशन में भी CMI, निमोनिया, हार्ट फेलियर, कैंसर और सेप्सिस। एडिशनल लेबोरेटरी टेस्ट कैन असिस्ट in risk stratification of the submassive pulmonary embolism including brain natriuretic peptide BNP and cardiac troponin। तो आप ये सब करा के एक्सक्लूड कर दें। ECG फाइंडिंग्स देखें। Abnormalities on the ECG are less useful in evaluation of pulmonary embolism. The most common finding is tachycardia। देखें सबसे ज़्यादा जो फिजिकल साइन है वो टैकिपनिया है, और जो फाइंडिंग है आपकी, सॉरी, जो सिम्टम है ना वो टेकेपनिया है, और जो फाइंडिंग है फिजिकल वो टैकिकार्डिया है। अब एक आपको पता ही होगा S1Q3T3 ये स्पेसिफिक होता है, लेकिन बहुत माइनॉरिटी पेशेंट्स होते हैं जिनमें ये आपको मिलेगा। S वेव इन लीड 1, Q वेव इन लीड 3 एंड इन्वर्टेड T वेव इन लीड 3। It is seen in minority of the patients when present it is specific। अगर ये है तो फिर तो स्पेसिफिक है, लेकिन ज़्यादातर जो है ना ये नहीं मिलता है आपको, सिर्फ टैकिकार्डिया और होता है। इमेजिंग मोडालिटीज, तो पहले तो जाहिर बात है अगर डिस्निया हो रहा है किसी को तो चेस्ट एक्सरे कराएंगे। अ नॉर्मल और नियर नॉर्मल एक्सरे चेस्ट इज द मोस्ट कॉमन फाइंडिंग इन पल्मोनरी एम्बोलिज्म, यानी कि सबसे ज़्यादा सस्पेशन आपको इसी में होना चाहिए कि इतना डिस्निया हो रहा है और चेस्ट एक्सरे उसका क्लियर है। समटाइम्स विद नॉन स्पेसिफिक फाइंडिंग सच एज एटिलेक्टेसिस आपको शायद मिल जाए। इन जनरल एक्यूट ऑनसेट ऑफ हाइपोक्सीमिया इन अ पेशेंट विद नॉर्मल चेस्ट एक्सरे शुड बी इंटरप्रेटेड एज पल्मोनरी एम्बोलिज्म अंटिल प्रूवन अदरवाइज। ठीक है, क्लासिक एबनॉर्मेलिटीज अगर मिल रही हैं आपको तो क्या होंगी, वेस्टरमार्क साइन। वो क्या होता है, डिक्रीज पल्मोनरी वेस्कुलरिटी डिस्टल टू द क्लॉट, जहाँ पे क्लॉट फंसा हुआ है एम्बुलस उसके डिस्टल जो है ना डिक्रीज वेस्कुलरिटी होगी। नंबर 2, हैम्पटन हम्प, पेरिफेरल वेट शेप डेंसिटी अबव द डायफ्राम। नंबर 3, पैला साइन, एनलार्जमेंट ऑफ द राइट डिसेंडिंग पल्मोनरी आर्टरी। तो ये आपको हर पेशेंट में नहीं मिलते, मतलब ये कि रेयर है कि मिल जाए, लेकिन अगर इसमें से कोई है तो फिर वो स्पेसिफिक है पल्मोनरी एम्बोलिज्म के लिए। चेस्ट एक्सरे इज इम्पॉर्टेंट टू एक्सक्लूड अदर पल्मोनरी पैरेन्काइमल डिजीज। अब ये मतलब एक्सक्लूड कर देगा ना, फिर अगर आपको कुछ और मिल गया, निमोनिया मिल गया, कंसोल्टेशन, पल्मोनरी एडीमा मिल गया, तो टेकेपनिया उसकी वजह से हो रहा होगा, एंड कार्डियक डिजीज, कार्डियोमायोपैथी एज ऑल्टरनेटिव कॉज ऑफ रेस्पिरेटरी सिम्टम्स। ठीक है, वेल्स स्कोर। अच्छा, अब जो है ना इसका एक स्कोर होता है, अच्छा वेल्स स्कोर है, for any imaging modality the most accurate diagnosis will be achieved in combination with clinical suspicion। तो सबसे पहले तो भाई आपको सस्पिशन होना चाहिए ना, आपको ये पता होना चाहिए कि इस तरह का कोई पेशेंट आ रहा है डिस्निया के साथ, तो आपको दिमाग में होना चाहिए कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म भी हो सकता है। वेल स्कोर इज यूजफुल क्लिनिकल कैलकुलेटर टू क्लिनिकली एस्टिमेट प्री टेस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ पल्मोनरी एम्बोलिज्म। अ पॉइंट स्कोर, अच्छा अब इसमें वेरिएबल्स जो है ना वो देखें क्या है, क्लिनिकल प्रिडिक्शन स्कोर फॉर एस्टिमेटिंग लाइक्लीहुड ऑफ पल्मोनरी एम्बोलिज्म। तो पहला जो है इसमें है सिम्टम ऑफ डीवीटी। अगर डीवीटी है तो स्कोर देंगे 3.0। ठीक है, यानी कि पेन और स्वेलिंग, इराइडीमा ये है उसके सिम्टम है तो 3 देंगे आप। ऑल्टरनेटिव डायग्नोसिस लेस लाइकली देन पल्मोनरी एम्बोलिज्म, उसको भी 3 देंगे। अगर कोई पक्की ऑल्टरनेटिव डायग्नोसिस निमोनिया हो रही है आपकी तो उसको 3 देंगे आप। सॉरी, ऑल्टरनेटिव डायग्नोसिस लेस लाइकली देन पल्मोनरी एम्बोलिज्म, मतलब ऑल्टरनेटिव, मैंने उल्टा बोला है, ऑल्टरनेटिव अगर कोई डायग्नोसिस नहीं बन रही है आपकी तो फिर आप 3 देंगे उसको। ठीक है,
सब चीज़ एक्सक्लूड कर दिया आपने, ना नमूनिया है उसको, ना कार्डियोमायोपैथी है, ना एमआई है, ना कुछ है, तो फिर आप 3 दे देंगे उसको। हार्ट रेट मोर देन 100, ठीक है, उसको 1.5 देंगे। इमोबिलाइजेशन की हिस्ट्री है मोर देन 3 days और सर्जरी विद इन 4 weeks, 1 महीने में अगर सर्जरी की हिस्ट्री है तो उसको भी 1.5 दे देंगे, यानी कि 2 प्रोवोकिंग रिस्क फैक्टर्स हैं, प्रायर पल्मोनरी एम्बोलिज्म और डीवीटी। अगर प्रायर हिस्ट्री है उसको डीवीटी की तो आप उसको 1.5 देंगे, ठीक है। हिमोप्टिसिस 1 देंगे, 1.0। प्रेजेंस ऑफ मैलिग्नेंसी, एडवांस डिजीज और ट्रीटमेंट विद इन 6 months, ठीक है। मैलिग्नेंसी जो है ना वो तो एक कंटिन्यूस, फिर अगर किसी को है तो वो तो प्रोवोक कर सकती है ना एम्बोलिज्म को, तो उसको 1 देंगे। अब क्या है, अगर डायग्नोसिस कैसे करेंगे, 7 points और मोर, ये हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ पल्मोनरी एम्बोलिज्म इंडिकेट कर रहा है। लेस देन 4 points विद नेगेटिव डी डायमर, लो प्रोबेबिलिटी फॉर पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ठीक है। तो इसको कहते हैं वेल स्कोर, ठीक है। तो ये आपने चीजें याद रखनी है इसमें। अब चेस्ट कंप्यूटेड टोमोग्राफी, एंजियोग्राम, सीटीए विद इंट्रावीनस कंट्रास्ट। अब ये जो इसका गोल्ड स्टैंडर्ड अब ये है, पहले तो ये आपने करना है ना इंट्रावीनस, तो ये एक इन्वेजिव टेस्ट है ये। इट इज द प्रिंसिपल इमेजिंग मोडालिटी टू डायग्नोज सस्पेक्टेड pulmonary embolism, and it has been at least as accurate as previously accepted standard imaging modality VQ scanning। पहले VQ scan जो है ना उसको standard imaging modality आप कहते थे VQ scan को। If radio contrast is contraindicated, the VQ scan remains a useful tool। अब हो सकता है किसी को भाई कंट्रास्ट आप ना दे पाए, रीनल फेलियर है या जो है वो उसको एलर्जी है उससे, तो फिर आप उस वक्त फिर आप VQ स्कैन करेंगे। दिस स्टडी एवेलुएट्स द सर्कुलेशन ऑफ एयर, VQ स्कैन की बात कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनहेल्ड xenon 133 एंड ब्लड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेक्नीशियम 99 एग्रीगेट्स विद एल्ब्यूमिन इन द लंग्स। तो वही मैंने बताया था ना कि एल्ब्यूलस देखना है तो इनहेल्ड xenon दे दिया उसके लिए, और ब्लड डिस्ट्रीब्यूशन टेक्नीशियम 99 एग्रीगेट विद एल्ब्यूमिन से आप देख लेंगे उसमें अगर मिसमैच होगा, यानी कि एल्ब्यूलस जो है वो कोलैप्स पड़ा हुआ है, वेसल खुली हुई है, या एल्ब्यूलस सही है और वेसल बंद है। सॉरी स्पेलिंग गलत लिखी है मैंने। अ सेगमेंटल और लोबार एरिया विद प्रॉपर एयर डिस्ट्रीब्यूशन बट विद नो ब्लड परफ्यूजन इज डायग्नोस्टिक ऑफ पल्मोनरी एम्बोलिज्म। यानी सेगमेंटल और लोबार एरिया विद प्रॉपर एयर डिस्ट्रीब्यूशन तो उसकी प्रॉपर है, लेकिन ब्लड परफ्यूजन ही नहीं है उसके इर्द गिर्द, तो इट इज डायग्नोस्टिक ऑफ पल्मोनरी एम्बोलिज्म होगा, ठीक है। अ नॉर्मल स्कैन और लो प्रोबेबिलिटी स्कैन विद अ लो क्लिनिकल सस्पिशन फॉर पल्मोनरी एम्बोलिज्म इफेक्टिवली एक्सक्लूड्स द डायग्नोसिस, ठीक है। अब नॉर्मल स्कैन आ गया तो वो एक्सक्लूड कर देगा आपकी डायग्नोसिस, और प्रोबेबिलिटी भी नहीं थी पहले, तो आपको ये वेल स्कोर से ये सारी चीजें देखनी होंगी। If the CT or VQ scan are non-diagnostic and yet the clinical suspicion is high, a lower extremity venous ultrasound demonstrating an acute DVT in a patient with signs and symptoms of pulmonary embolism would be sufficient to diagnose and treat pulmonary embolism, especially since the treatment with anticoagulation is the same। तो अगर आपको सस्पिशन हो रहा है और ये सब चीज़ें आपकी जो है वो नॉन डायग्नोस्टिक टेस्ट से आपको कुछ नहीं पता चल रहा, तो फिर आप क्या करेंगे, उसका लोअर एक्सट्रीमिटी का अल्ट्रासाउंड करा के देख लें। अगर एक्यूट डीवीटी उसमें आ रहा है तो आप समझ लें कि उसको पल्मोनरी एम्बोलिज्म ही हो रहा होगा, और फिर ट्रीट आप करें, क्योंकि डीवीटी का भी ट्रीटमेंट वही है जो पल्मोनरी एम्बोलिज्म का है, यानी एंटीकोगुलेशन। इट शुड बी नोटेड दैट द नॉर्मल अल्ट्रासाउंड डज नॉट एक्सक्लूड पल्मोनरी एम्बोलिज्म। अच्छा, ये भी बड़े गौर करने की बात है कि it should be noted that a normal ultrasound does not exclude pulmonary embolism, since most patients with pulmonary embolism don't have residual DVT, and since in many cases clot has already embolized। अगर clot था भी तो वहाँ से निकल गया तो आपको DVT मिल ही नहीं रही अल्ट्रासाउंड में, ठीक है। तो इससे आप एक्सक्लूड नहीं कर सकते हैं कि अगर किसी को DVT नहीं आ रही है तो बस आप समझ लें कि नहीं भाई ये तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो ही नहीं सकता। आपको पता है कि
अपर लिम से या एयर एम्बोलिज्म या कुछ और भी हो सकता है ना, किसी और तरह का भी तो एम्बोलस हो सकता है. Pulmonary artery angiography used to be gold standard, but the methods described previously are as sensitive and specific and less invasive, thus it is no longer preferred. अब जब मैंने किया था FCP उस वक्त तो pulmonary angiography उसका gold standard था, लेकिन अभी जो है, जो अभी बताएं CTPA यानी कि कंप्यूटेड टोमोग्राम pulmonary angiography जो है वो ज़्यादा मतलब इजी है और नॉन इतनी इन्वेजिव नहीं है, लेस इन्वेजिव है, तो इसको ही प्रिफर करेंगे आप. ठीक है.